हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आज हम देखेंगे कि गॉस लॉ से हम कूलम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ये आपके बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। देखो, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें प्लस क्यू, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज and they will move radially outward from the point of the charge towards the infinity होंगी। ये हमेशा क्या होती हैं, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो अगर हम एक आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाए, क्योंकि 3D में जाएगा बेटा, हर डायरेक्शन में जाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस पे चार्ज रखने पे। तो अगर हम एक डायरेक्शन एक स्फीयर बनाए जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जो गॉस लॉ को ओबे करती है। और गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ आपको बोलता है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब कि इस सरफेस से, जो गॉसियन सरफेस है, इससे जो नेट फ्लक्स पास होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होगा किसके? जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है। बाहर के लिए तो जीरो होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। तो अज्यूम करो कि ये चार्ज जो है ये पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट ओ है, और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, वो पी पे से बाहर चली जा रही है। अब आप इसको 3D में देखो जरा सा, कोशिश कर रहा हूं मैं। ये है सरफेस, ये है सरफेस, ठीक है। अब आप इसको कोशिश करो अज्यूम करने की कि ये एक सरफेस है। तो क्या हो रही है, लाइनें ऐसे सरफेस से बाहर निकल रही है, अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में जनरेट होंगी। तो यहां से भी एक लाइन ऐसे निकलेगी, यहां से भी एक लाइन ऐसे निकलेगी, यहां से भी एक लाइन ऐसे निकलेगी, निकलेगी ना, और यहां से भी एक लाइन ऐसे निकलेगी। तो बेसिकली हर जगह पे एक एलिमेंट्री एरिया होगा डीएस, यहाँ पे भी एक एलिमेंट्री एरिया होगा डीएस। और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकल रही हैं, तो ये हमेशा नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल रहेंगी। यानी कि जो ये डीएस नॉर्मल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन पैरेलल होगी किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। मतलब कि थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने ये मान लिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पी पॉइंट से क्रॉस हो रही है, और वहां पे क्या है? वहां पे आपका एलिमेंट्री एरिया जो है डीएस है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये जो डीएस है, इसके बीच का थीटा क्या है? 0 डिग्री है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये जो पी पॉइंट है ये ओ से कितनी डिस्टेंस पे है? हमने माना है आर डिस्टेंस पे है। आर डिस्टेंस का हमने एक स्फीयर बनाया हुआ है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब एक बात बताओ आप, तो आपको ये तो पता है कि इससे फ्लक्स निकलेगा। अब इस पॉइंट से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा? ये अगर उस पर्टिकुलर एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो यही होगा। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है? डीएस कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि थीटा तो 0 है। तो ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस क्या हो जाएगा? ईडीएस। अब एक बात बताओ, इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कैसे हम काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे ऐसे, कैलकुलेट करेंगे ऐसे। लेकिन ये तो एक माइनर एरिया है ना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया होंगे। आपको इंटीग्रेशन में बताया गया होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री एरिया होंगे। तो अगर इससे निकलने वाला फ्लक्स डी फाई ई है, जिसको हम ई डी एस बता रहे हैं कैलकुलेट करने पे, एक बात बताओ, इस पूरी बॉडी में ऐसे जितने भी डीएस होंगे,
उन सबसे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? वो फ्लक्स होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री एरिया। ये हो जाएगा। एक एलिमेंट्री एरिया का कैलकुलेट कर दिए, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, ई तो हो गया है कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन तो आप थीटा निकाल लिए हो, मैग्नीट्यूड में ये कांस्टेंट हो गया है। तो फाई ई के लिए आप क्या देखोगे? ई तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड थोड़े ना चेंज हो रहा है, चार्ज तो वही है, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, और डायरेक्शन का जो नॉर्मल वेक्टर है उससे रिलेशन पता चल गया है कि वो पैरेलल है, थीटा 0 है, तो ई हो गया कांस्टेंट, और ये क्या आ गया? डीएस। अब ये क्या है? एलिमेंट्री सरफेस एरिया है, और ये पूरा इंटीग्रल है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया पूरी सरफेस पे होंगे, पूरी सरफेस को कवर किए होंगे, और जब सारे एलिमेंट्री एरियाज को मिला दोगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर दोगे, तो क्या मिलेगा? मिलेगा एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा E इंटू 4πr², क्योंकि हमने क्या बताया है? हमने ये जो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, ये पॉइंट चार्ज से रेडियली r डिस्टेंस पे बनाई है, ठीक है? तो अभी के लिए फ्लक्स आपका कितना आ गया? E इंटू 4πr²। और ये फ्लक्स किसकी वजह से है? ये फ्लक्स उस पॉइंट चार्ज Q की वजह से है, इसकी वजह से है। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड एक गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है, उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स है ये। अभी के लिए इतनी चीज क्लियर है? नहीं समझ में आए, फिर से इसको रिवाइंड करके सुन लेना बार बार क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पे जब हमने एक स्फीयर बनाया है जो कि गॉसियन सरफेस है, गॉस लॉ को फॉलो कर रही है, तो उसका एरिया क्या निकला है? 4πr², और टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर विल बी E इंटू 4πr²। ये होगा, ठीक है? अब चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ही आप आगे जाओगे, पहले कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब आप चले आगे, आपको क्या मिल गया है? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। But what you know? But according to Gauss law, क्या होता है? According to Gauss law, the total flux passing through a Gaussian surface is always equal to 1 upon epsilon times the net charge Q enclosed by that surface। तो ये जो सरफेस हमने बनाई है आर रेडियस वाली, इसमें नेट चार्ज इंक्लोज कितना है? Q। तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस है वो हो जाएगा Q इंटू 1 अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है? ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन एप्साइलन नॉट। लेकिन अब एक चीज है, यहां से इक्वेशन 1 अगर इसको हम लिखें और इसको इक्वेशन 2 लिखें, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी विल गेट? E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर हम एक साइड ले जाएं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो गई एक पॉइंट पे, एक चार्ज Q के वजह से। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है एट अ पॉइंट प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज Q। अब ये आपको मिल गया। तो अब ये क्या दे रहा है? ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड ही तो दे रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, एट ए पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे प्लेस है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। ये मिल गया आपको। अब देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती क्या है कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q है, तो उससे r डिस्टेंस पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पे क्या फोर्स लगेगा,
वो कैसे पता चलता है? ई की इंटेंसिटी से पता चलता है। और पॉइंट चार्ज हमेशा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकालते हैं। और इनकी गॉसियन सरफेस क्या होती है? इनकी गॉसियन सरफेस क्या होती है? नेचुरली स्फेरिकल फॉर्म में होती है, 3D में निकलता है। तो अब एक बात बताओ मुझे बेटा, कि ये तो बात हो गई। अभी हमने जो फिगर बनाया हुआ था, अभी हमने एक फिगर बनाया हुआ था ऐसे, और उसमें हमने एक पॉइंट ओ लिया था और एक पॉइंट लिया था हमने पी। अब सपोज करो कि ये क्यू था, तो पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या मिली है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर पी पोजीशन पे हम एक क्यू नॉट चार्ज रख दें, ये ओ तो ओ है, ये सेंटर वाला ओ है और ये क्यू नॉट है। अगर हम एक क्यू नॉट चार्ज रख दें तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती ही क्या है? यही बताती है ना कि अगर उससे आर डिस्टेंस पे आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो कितने फोर्स से एक्सर्ट करेगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है ना। तो अब एक बात बताओ, ई की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया क्यू नॉट का। तो क्या ये एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर नहीं हो गया? हो गया। और ये फॉर्मूला जो है आपका जाना पहचाना है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपना प्यारा सा कूलम्ब्स लॉ। ये क्या बताता है? ये बताता है फोर्स acting between two static charges placed at a distance r। तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है? चार्ज Q इटसेल्फ है, पॉइंट चार्ज। और Q2 क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट है। तो आपको क्या मिल गया? आपको ये मिल गया ना कि गॉस लॉ से आपने कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कर लिया। वो क्या वो कूलम्ब्स लॉ नहीं था? वो कूलम्ब्स लॉ था, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। और इस तरीके से गॉस लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है टू द कूलम्ब्स लॉ। और ये दोनों जो हैं बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। आपको मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे छोटी सी, कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है और गॉस लॉ है, ये दो इंडिपेंडेंट फिजिकल लॉज नहीं है। ये सेम लॉ है एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि आप कूलम्ब्स लॉ से कूलम्ब्स लॉ से आप क्या प्रूफ कर सकते हो? गॉस लॉ। आप ये भी प्रूफ कर सकते हो। ओके। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। और आपको प्रॉपर नोट्स की एक बार मैं स्लाइड दिखा दे रहा हूं, तो आप वहां से कॉपी कर लेना। तो ये था हमारा, ये तो समझा दिया मैंने, अब मैं आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूं एक बार। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्योरेटिकली तो आपको कॉपी में लिखने के लिए कुछ चाहिए ना। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सब लोग, पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगली लाइन में देखो क्या आ रहा है, और हम लोग ड्रॉ करते हैं एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होती है, जिसकी रेडियस आर है और चार्ज क्यू क्या है? इसके सेंटर पे है। वो तो हमने फिगर में दिखा दिया। अब बाइसिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल। अलोंग वर्ड का मतलब हो गया पैरेलल एट दैट पॉइंट एंड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है। अब फिर किसी भी पैच के लिए जो हमने एलिमेंट्री लिया है, ये एक पैच ही तो है, ये वाला, ये जो बना है, ये ये एक पैच ही तो है। तो इस पैच के लिए आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वेक्टर ई,
और एरिया वेक्टर ds है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड है, तो एंगल इनके बीच का क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो एंगल, तो 0 डिग्री। तो इसके बाद हमने पूरी कैलकुलेशन की है कि इस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होगा, और जिसको हम लिखेंगे eds cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये eds हो गया। तो एलिमेंट्री फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री एरिया d phi e is equal to eds। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल स्फीयर विल बी इक्वल टू phi e is equal to क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi e। अब d phi e की वैल्यू eds है, e का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर कर लिया, इंटीग्रल ऑफ ds है क्लोज इंटीग्रल, तो पूरा एरिया पैचेस, सारे पैचेस को मिलाओगे तो स्फीयर बन जाएगा ना, तो स्फीयर का एरिया 4πr², तो phi e क्या हो गया, e इंटू 4πr²। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, ये मैंने पूरा यहाँ कैलकुलेट किया है, तो अब आप आगे जाओगे तो देखोगे कि ये इक्वेशन जो है ये मैग्नीट्यूड देता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q। वो जो फॉर्मूला निकला हुआ है वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है वो, ये जो आपने निकाला है, ये आपने पूरा कैलकुलेट करके निकाला है ना गॉस लॉ से, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो आपने ये निकाला। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली, इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये मिल गया आपको। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कैसे डिनोट करते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हो। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या डिनोट करती है कि इस पॉइंट पे अगर आप कोई दूसरा डिस्चार्ज रखोगे तो उस पे किस अमाउंट का, किस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, यही बताती हैं। तो जैसे ही हमने पॉइंट P पे डिस्चार्ज Q नॉट रख दिया, तो उस पॉइंट चार्ज Q नॉट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ये कहाँ से मिला है, ये यहाँ से मिला है, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन में हमने ये पढ़ा हुआ है, ये वहां से मिला है। अब उसको जब हमने E की वैल्यू रखी 1/4 q अपॉन r स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स हैविंग अ डिस्टेंस r बिटवीन देम। दो पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे प्लेस हैं, तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो लॉ देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हो गया। तो बस यही प्रूफ करना था, यही हमारा कूलम्स लॉ है, और इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि गॉस लॉ और कूलम्स लॉ इक्विवेलेंट हैं, और ये दो डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं है, ये एक ही लॉ के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और सिमिलरली आप कूलम्स लॉ से गॉस लॉ का डेरिवेशन भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुमारो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो एटलीस्ट आप उसको शेयर तो कर सकते हो लोगों के साथ।